नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण जो ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी में अनुदित है, जाति भेद का उच्छेद। इस भाषण का दूसरा प्रकरण जिसका शीर्षक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसके पहले प्रकरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा व्यवस्था के खिलाफ है और उसको समाज के लिए हानिकारक मानते हैं। इस दूसरे प्रकरण जिसका शीर्षक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसकी शुरुआत वो इस प्रश्न से करते हैं कि जब मैंने जाति प्रथा की व्यवस्था का विरोध किया है तो लोग ये प्रश्न मुझसे स्वाभाविक रूप से पूछ सकते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज फिर क्या है। और वो प्रारंभ करते हैं इस बात से कि उनकी कल्पना का जो आदर्श समाज है वो 3 बातों पे आधारित है। यानी कि उनकी कल्पना के आदर्श समाज में 3 बातें हैं जो मुख्य तौर पे देखी जाएंगी या उस समाज में होगी। इसमें पहली शर्त है स्वतंत्रता, दूसरी समता और तीसरी भ्रातृत्व या बंधुता या भ्रातृता। सामान्य बोलचाल में उसको कहें तो भाईचारा। स्वतंत्रता, समता और भाईचारा पे जो आधारित समाज है, यही इनकी कल्पना का आदर्श समाज है। अंबेडकर साहब इन 3 तत्वों को लेकर के आगे तीनों की अलग अलग व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि उनकी कल्पना के आदर्श समाज में इन बिंदुओं का विशेष जो अर्थ है वो क्या है। वो प्रारंभ करते हैं तीसरे बिंदु से, यानी कि भाईचारा या भ्रातृत्व अथवा भ्रातृता से। उनके हिसाब से उनकी कल्पना का जो आदर्श समाज है वो ऐसा समाज होगा जिसमें एक गतिशीलता होगी, जिससे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से संचारित हो सके। सामाजिक जीवन में लोगों के बीच अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध होंगे। उनकी कल्पना के आदर्श समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होगा। और यहां पर एक नई अवधारणा देते हैं बाबा साहब अंबेडकर कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह का जो भाईचारा होगा, दरअसल यही तो लोकतंत्र है। आमतौर पे हम लोग लोकतंत्र को एक शासन की पद्धति मानते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, बल्कि एक प्रकार की सामूहिक जीवनचर्या है। एक समूह में लोग कैसे रह सकते हैं, इसी का एक बेहतर नमूना है लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आप देखेंगे कि लोकतंत्र की कितनी व्यापक परिभाषा है उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में। वो कहते हैं कि समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है लोकतंत्र। और इसलिए ऐसी व्यवस्था जब लोकतंत्र है, जहां लोगों के संबंध, एक दूसरे से जो संबंध है, भाईचारे के संबंध है, और वो दूध पानी के मिश्रण जैसी भाईचारा होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समाज में जो भाईचारा होगा वहां पे लोगों का एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान, ये बहुत ही बड़ी आवश्यकता होगी। इसके बिना ये भाईचारा संभव नहीं है और इस भाईचारे के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ शासन की पद्धति नहीं है, एक जीवनचर्या का नाम है। दूसरा बिंदु वो उठाते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात प्रारंभ करते हुए वे कहते हैं कि स्वतंत्रता तो कई प्रकार की है और कई सारे लोग हैं जो इन स्वतंत्रता के प्रकारों पे कोई सवाल भी नहीं उठाएंगे, कोई आपत्ति भी नहीं करेंगे। जैसे जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता, हर किसी को अपना जीवन जीने, अपने शरीर की सुरक्षा करने की आजादी है, इसकी स्वतंत्रता है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। गमनागमन की स्वतंत्रता, हम जहां चाहे अपनी इच्छा के अनुसार गमन कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता है। जीविकोपार्जन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, औजार और सामग्री, 2 चीजों की वो बात करते हैं, उसको रखने की स्वतंत्रता, शायद यहां भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन स्वतंत्रता का एक 5वां प्रकार वो बताते हैं कि एक स्वतंत्रता जो उनके आदर्श समाज में होनी चाहिए वो है कि मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता। यानी कि हर मनुष्य को ये आजादी हो, ये स्वतंत्रता हो कि वो अपनी शक्ति का सक्षम प्रयोग करे और प्रभावशाली प्रयोग करे।
बेहतर से बेहतर प्रयोग करे। ये स्वतंत्रता का एक व्यापक अर्थ है। और इसको वो लेकर के आगे प्रश्न में जाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि हर मनुष्य को अपनी शक्ति को समझने और उसको प्रभावशाली बनाने की स्वतंत्रता है, उसको सक्षम बनाने की स्वतंत्रता है। मुश्किल से मुश्किल काम के लिए अपने आप को तैयार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके ज़हन में एक सवाल है कि क्या ऐसी स्वतंत्रता को जाति प्रथा के जो पोषक लोग हैं वो तैयार होंगे? क्योंकि अपने निबंध के, अपने भाषण के प्रारंभिक प्रकरण में ही वो बता चुके हैं कि वो जाति प्रथा के विरोध में है। लेकिन जो जाति प्रथा के पोषक लोग हैं, क्या वे इस स्वतंत्रता को देने के पक्ष में हैं? परोक्ष रूप से वो कहना चाहते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हम मनुष्य को उसकी अपनी शक्तियों के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम मनुष्य को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। और जाति प्रथा में, जाति प्रथा की जो व्यवस्था है वो लोगों को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती। इसलिए यहीं पे जाति प्रथा और इस स्वतंत्रता का अंतर जो है वो साफ नजर आता है। और इसीलिए वो संदेह प्रकट कर देते हैं पहले ही कि जाति प्रथा के पोषक लोग जो हैं वो शायद इस स्वतंत्रता को देने में हामी नहीं भर पाएंगे। क्योंकि यदि ये स्वतंत्रता देते हैं, यानी कि मनुष्य को यदि हम अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता दे देते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, देते हैं तो, क्योंकि ये तो स्वतंत्रता उनकी कल्पना के आदर्श समाज में है। जाति प्रथा पोषक जो समाज व्यवस्था है उसमें ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है। और वो कहते हैं कि यदि ये स्वतंत्रता जिस समाज में नहीं है, तो इसका मतलब तो यही है कि आप उन लोगों को, जिन लोगों को ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है, उसको आपने दास्ता में जकड़ के रखा है। क्योंकि यदि कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, तो ये भी एक तरह की दास्ता ही है। दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता। अंबेडकर अपने विचारों में बड़े स्पष्ट हैं और कुछ एक शब्दों की अपनी व्याख्या करते हैं। लोकतंत्र की व्याख्या अभी की उन्होंने। अब दास्ता की बात करते हैं तो बताते हैं कि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कह सकते। बिना किसी कानूनी पराधीनता के भी दास्ता समाज में पाई जा सकती है। जैसे जाति प्रथा, जाति प्रथा की जो व्यवस्था है वहां एक तरह की दास्ता है, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। उनको यह अधिकार नहीं है कि वो अपना व्यवसाय स्वयं चुने। और तीसरा बिंदु जो है समता, उस पर विचार करते हैं। लेकिन समता पे विचार करने से पहले ही वो प्रश्न खड़े करते हैं कि क्या सारे के सारे मनुष्य बराबर हैं? जाहिर सी बात है, एक सामान्य सा उत्तर है यहाँ पे। सारे लोग इससे सहमत हैं कि ऐसा नहीं है। और अंबेडकर भी शुरुआत इसी बात से करते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सभी मनुष्य जो है वो बराबर नहीं है। शाब्दिक अर्थों में जो समता है वो असंभव है, क्योंकि उनके हिसाब से भी मनुष्य की जो क्षमता है वो तीन बातों पर निर्भर करती है। यानी कि तीन दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य जो है वो समान नहीं है, उनमें अंतर है। जैसे पहला जो बिंदु है वो है शारीरिक वंश परंपरा। आर्यों की शारीरिक वंश परंपरा, द्रविड़ों की शारीरिक वंश परंपरा अलग है। भारतीयों की, यूरोपियों की, अमेरिकियों की शारीरिक वंश परंपरा अलग है। अफ्रीकियों की शारीरिक वंश परंपरा अलग है। शारीरिक जो विशिष्टता है वो अलग है। तो मनुष्य वहां भी शारीरिक क्षमता के हिसाब से समान नहीं है। दूसरा जो बिंदु है वो है सामाजिक उत्तराधिकार। हमको अपने समाज से, अपने परिवार से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से उत्तराधिकार में क्या मिला है? शारीरिक क्षमता के अलावा कौन से ऐसे गुण, कौन से ऐसे अवगुण मिले हैं जो हम ढो रहे हैं? तो उसके हिसाब से भी मनुष्य जो है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है। जैसे मैं अगर अपनी पीढ़ी में पहला व्यक्ति हूं जो शिक्षा के प्रति पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ हूं, कोई अपनी पीढ़ी का पांचवा चौथा व्यक्ति हो सकता है जो पढ़ाई कर रहा हो, तो इन दोनों के सामाजिक उत्तराधिकार में काफी अंतर होगा।
दोनों के संस्कारों में अंतर होगा, दोनों के व्यवहार में अंतर होगा और दोनों के विचार में भी अंतर हो सकता है। तो सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर भी मनुष्य जो है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग होगा, वो समान नहीं हो सकता है। और एक तीसरा कारण है जिसके आधार पर, जिस दृष्टि से भी मनुष्य जो है वो समान नहीं होता, वो है मनुष्य के अपने प्रयत्न। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो काफी मेहनती होते हैं, श्रम करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, तो अपने संघर्ष के बल पे, अपने मेहनत के बल पे मनुष्य जो है वो कई सारी मुश्किलों को खुद ही पार कर जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवस्था जीवी होते हैं, आराम तलब होते हैं, ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहते, तो वो अपने प्रयत्नों को चूंकि बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा पाते, इसलिए अपनी स्थिति को भी नहीं बदल पाते। तो ये तीन जो है मुख्य बिंदु हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है एक दूसरे से अलग ही है, हर एक मनुष्य समान नहीं है, उसमें समता नहीं हो सकती है। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, ये दो कारण ऐसे हैं, ये दो दृष्टियां ऐसी हैं जहां मनुष्य का कोई अपना बस नहीं है। हमें कौन सी शारीरिक वंश परंपरा मिलती है, हमें कौन सा सामाजिक उत्तराधिकार मिलता है, इस पे हमारा कोई बस नहीं है। ये तो पूर्व लेख है, ये तो हमारा भाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं या मैं यूरोप में पैदा हुआ हूं, मैं आर्यन हूं या मैं द्रविड़ियन हूं। ये सामाजिक उत्तराधिकार और शारीरिक वंश परंपरा की बातें हैं। लेकिन इसमें तीसरा जो बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अम्बेडकर इसी तीसरे बिंदु को बहुत ही ज्यादा महत्व देते भी हैं। आगे इसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं मनुष्य का जो अपना प्रयत्न है उसमें मनुष्य का अपना वश है, उसको मनुष्य अपनी कोशिशों के हिसाब से बदल सकता है। अब अम्बेडकर ये प्रश्न उठाते हैं कि यदि मनुष्य जो है एक दूसरे से अलग है तीन दृष्टियों के कारण, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? यदि मनुष्य असमान है और इसके तीन कारण हैं, शारीरिक वंश परंपरा है, सामाजिक उत्तराधिकार है और उसकी अपनी कोशिशें हैं, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता का विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? ये सवाल उठाते हैं और फिर अपने उत्तर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में जब वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि समता जो है वो शाब्दिक अर्थों में तो असंभव है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य में अंतर है और इसकी तीन वजहें हैं, तो न्याय का तकाजा क्या करता है? क्या किया जाना चाहिए, होना क्या चाहिए? वो कहते हैं कि जो तीसरा आधार है, तीसरा आधार यानी कि मनुष्य के अपने प्रयत्न। मनुष्य अगर एक जैसा प्रयत्न करेगा तो एक जैसा विकास पाएगा, और मनुष्य ने अगर प्रयत्न नहीं किया तो विकास को नहीं पाएगा। अर्थात असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अगर कोई करता है तो इसको अनुचित नहीं कहा जा सकता। ये न्याय का तकाजा तो यही कहता है कि आपने प्रयास नहीं किया तो आप अच्छे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाए, तो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है उस व्यक्ति की तुलना में जिसने प्रयत्न किया और अच्छी स्थिति में पहुंच गया है। तो इस व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो आपके बस में था और ये आपने नहीं किया। और जो उसके प्रथम दो आधार हैं जहां मनुष्य का अपना कोई बस नहीं है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, इन दो आधारों पर अगर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो इसको वो कहते हैं कि ये बहुत ही अनुचित है, ये कभी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर वो अपना जो निष्कर्ष है वो ये देते हैं कि समाज को लेकिन यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध होना चाहिए, तभी समाज का हर आदमी अपना अधिकतम दे सकता है। कुछ भी हो, असमानता होने के बावजूद भी उसके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, समान अवसर उसको मिलना चाहिए। आखिरी में वो एक राजनीतिज्ञ का उदाहरण देते हैं कि एक जो राजनीतिज्ञ है वो जनता के प्रति कैसा व्यवहार करता है। आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न भिन्न व्यवहार करना यद्यपि औचित्यपूर्ण लगता है, लेकिन इसके बावजूद अगर मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सही नहीं लगता। इसका मतलब है कि मानवता को आधार बना करके भिन्न भिन्न मनुष्यों के साथ भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। इसलिए सार्वजनिक जीवन में जो जीवन राजनीतिक जीते हैं उसका एक ही सिद्धांत है कि सभी मनुष्यों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। यद्यपि राजनीतिज्ञ ये व्यवहार इसलिए नहीं करते सबके साथ एक जैसा कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो हमेशा वर्गीकरण और श्रेणीकरण नहीं कर सकते कि किसके साथ हम कैसा व्यवहार करें। इसलिए समता अंबेडकर के शब्दों में भी यद्यपि काल्पनिक जगत की ही वस्तु है, फिर भी जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए और जो व्यावहारिकता है उसको ध्यान में रखते हुए उचित यही है, और राजनीतिज्ञों के व्यवहार की कसौटी भी यही है कि हम सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करें। धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार,
पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय